हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है मर्चेंट एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ओरिजिन, आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़, यानी कि व्यापारी वर्ग का उदय कैसे हुआ। क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, क्राफ्ट गिल्ड क्या है, ट्रेडिंग गिल्ड क्या है, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आइए यूनिट 2 के कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है भारत में व्यापारी समुदायों की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो भारत में व्यापारी समुदायों की जो उत्पत्ति थी वो एक लंबी प्रक्रिया रही, जटिल प्रक्रिया रही। यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई, यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारण थे जिसके कारण व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग का जो उदय था, इसकी जानकारी हमको वैदिक काल में देखने को मिलती है। वैदिक काल से ही व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। वैदिक साहित्य जो है, जैसे वेद, उपनिषद, उनमें हमको व्यापारियों, व्यापार मार्गों तथा व्यापारिक लेन देन के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, यानी कि वैदिक पीरियड में हमको मर्चेंट कम्युनिटीज़, ट्रेड रूट एंड ट्रेड ट्रांजैक्शन के बारे में जानने को मिलता है वैदिक पीरियड से। अब उस टाइम पर मुख्यतः जो वैश्य वर्ग के लोग थे वो व्यापार की जो गतिविधियां थी उनमें अपने आप को संलग्नित करते थे। ठीक है, मतलब कि जो वैश्य वर्ग था वो मुख्यतः व्यापार करने का कार्य करते थे। कृषि तथा पशुपालन आदि भी वैश्य वर्ग के लोग करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापारी वर्ग का और भी ज़्यादा उदय होता गया। तो आइए जानते क्या थे वो कारण। पहला है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता तथा शांतिपूर्ण वातावरण ने व्यापार तथा वाणिज्य के विकास को बढ़ावा दिया। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापित हुई तो क्या हुआ, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसने फोस्टर किया ट्रेड एंड कॉमर्स के ग्रोथ को, यानी कि व्यापार तथा वाणिज्य के विकास को बढ़ावा देने में राजनीतिक स्थिरता का भी मुख्य भूमिका मानी जाती है। क्योंकि जब राजनीतिक स्थिरता होती है तो क्या होता है, राजा खुद व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, एंड जब राजा महाराजा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो व्यापारिक गतिविधियों का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक स्थिरता जो थी वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मुख्य मानी गई व्यापारिक गतिविधियों के विकास में। दूसरा है शहरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन। शहरों तथा नगरों का जो उदय होता है वो भी व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ाता है। जैसे जैसे शहरों तथा नगरों का डेवलपमेंट यानी कि उदय होना शुरू होता है, विकास होना शुरू होता है, तो क्या होता है, व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र के रूप में शहर बदल जाते हैं। ठीक है, शहरों को ही मुख्यतः व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र के रूप में देखा जाता था। तो शहरीकरण भी एक मुख्य कारण था व्यापार तथा वाणिज्य में विकास होने का। नेक्स्ट है व्यापारिक मार्गों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स। कुछ प्रमुख व्यापार मार्गों का विकास हुआ, जैसे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड, सी ट्रेड रूट्स यानी कि समुद्री व्यापार मार्ग। इनका जब विकास हुआ तो इन्होंने भी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है व्यापारिक संघों का उदय, यानी कि एमर्जेंस ऑफ ट्रेड गिल्ड्स। मतलब कि व्यापारी जो थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापारिक संगठनों का गठन किया। इन संघों ने व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित किया, यानी कि रेगुलेट किया, तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा की। तो उस टाइम पर व्यापारी क्या करते थे, जो व्यापारी वर्ग होता था वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपना एक समूह बना लेता था, जिनको ट्रेड गिल्ड यानी कि व्यापारिक संघ कहा जाता था। एंड ये जो व्यापारिक संघ थे ये मुख्यतः क्या करते थे, व्यापारिक गतिविधियों को रेगुलेट करते थे, विनियमित करते थे। ठीक है, एंड व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट है धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव। कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी थे जिनके कारण व्यापारिक गतिविधियां विकसित हुई। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी थे जिन्होंने व्यापारिक गतिविधि यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ट्रेड एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा फोस्टर किया, इन्फ्लुएंस किया।
तो ये जितने भी कारक थे इन्होंने मिलकर भारत में व्यापारी समुदायों के उदय तथा विकास में योगदान दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हो आता है कि कौन से ऐसे सामाजिक आर्थिक कारण थे जिनके कारण व्यापारिक गतिविधि तथा व्यापार का विकास हुआ, जिसके कारण व्यापारी समुदाय की उत्पत्ति हुई। तो ये कुछ कारण थे व्यापारी समुदायों की उत्पत्ति के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प तथा व्यापारिक गिल्ड, श्रेणी, पुग, निगम तथा सार्थ। तो क्या करते थे, जो शिल्पकार थे वो अपना एक संगठन बना लेते थे, अपना एक संघ बना लेते थे, यूनियन बना लेते थे, जिसको क्राफ्टिंग गिल्ड या शिल्पकार गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही व्यापारी जो थे वो भी अपने आप को संगठित कर लेते थे एक समुदाय में, एक संगठन में। तो जब वो अपने आप को एक संगठन में संगठित कर लेते थे तो उनका जो संगठन था उसको गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, एंड इन संगठनों को विशेष नामों से भी जाना जाता था, जैसे श्रेणी, पुग, निगम तथा सार्थ। ये मुख्यतः जो व्यापारी संगठन थे तथा जो शिल्पकारों के संगठन थे उनके नाम दिए गए हैं। ये संगठन व्यापारी तथा शिल्पकारों के हितों की रक्षा करते थे, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करते थे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी। श्रेणी एक व्यापक शब्द था जो कि अलग अलग प्रकार के व्यापारिक तथा शिल्पकार संगठनों को संदर्भित करता रहता था। इसमें व्यापारी, शिल्पकार, किसान तथा राजनेता भी शामिल हो सकते थे। अब ये जो श्रेणी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक संगठन। ये संगठन व्यापारी का भी हो सकता था, शिल्पकार का भी हो सकता था। ठीक है, एंड शिल्पकार जो थे वो अपना अलग संगठन बनाते थे, किसान अपना अलग संगठन बनाते थे तथा व्यापारी अपना अलग संगठन बनाते थे। हर एक व्यक्ति जो भी किसी भी संगठन का हिस्सा होता था उसमें उसी समुदाय के लोग होते थे। ठीक है, जैसे अगर व्यापारी अपना संगठन बना रहे हैं तो उसमें सारे व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लोग ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर शिल्पकार अपना संगठन बना रहे हैं तो उसमें सारे शिल्पकार ही शामिल होंगे। तो ये मुख्य बात थी जो कि देखी जाती थी। कई बार ये जो संगठन थे इनमें राजनेता भी शामिल हो जाते थे। ठीक है, जो कि इस संगठन के लोगों को एकजुट करते थे तथा राजा तक उनकी बात पहुंचाते थे। श्रेणियों ने अपने सदस्यों के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन को विनियमित किया, यानी कि उसको रेगुलेट किया, नियंत्रित किया। नेक्स्ट है पुग। पुग जो है ये शिल्पकारों का एक संगठन था जो कि विशिष्ट शिल्प से जुड़े हुए थे, जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार। ठीक है, पुग ने शिल्प कौशल के संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कच्चे माल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो पुग है ये किसका नाम है, ये शिल्पकारों के संगठन का नाम था। ठीक है, अलग अलग लोग जो अलग अलग शिल्प से जुड़े हुए थे वो अपना अलग अलग संगठन बनाते थे। जैसे लोहार अपना अलग संगठन बनाते थे, वो लोग जो लोहे का काम करते थे उनको लोहार कहा जाता था। जो लकड़ी का काम करते थे उनको बढ़ई कहा जाता था। ठीक है, जो सोने या चांदी वाली धातु का काम करते थे उनको सुनार कहा जाता था। तो अलग अलग कार्य के हिसाब से जो शिल्पकार थे वो बटे हुए थे। कुछ शिल्पकार थे जिनको लोहार कहा जाता था, जो लोहे का काम करते थे, तथा कुछ शिल्पकार थे जिनको कुम्हार कहा जाता था, जो मिट्टी का काम करते थे। तो ऐसे अलग अलग शिल्पकार होते थे एंड वो अपना एक संगठन बना लेते थे जिनको पुग कहा जाता था। अब ये जो पुग होता था इसमें एक शिल्प कौशल से संबंधित सारे शिल्पकार होते थे। शिल्प कौशल यानी कि एक कला, जैसे जो लोहार है वो लोहे के उत्पाद बनाने की कला में निपुण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लोहार जो है वो लोहे के शिल्प कौशल से भली भांति परिचित होते हैं। तो ऐसे ही जितने भी शिल्पकार होते थे वो अपना एक संगठन बना लेते थे। अब उस संगठन में जितने भी लोग होते थे वो सारे उसी शिल्प कौशल से संबंधित होते थे, यानी कि अगर लोहार का संगठन है तो उसमें सारे लोहार ही शामिल होंगे। ठीक है, उनका कार्य क्या होता था, वो अपने हितों के रक्षा के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कच्चे माल की आपूर्ति के लिए आवाज़ उठाते थे एंड इसके लिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट है निगम। अगर हम बात करें निगम की तो निगम मुख्य रूप से व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, उन्होंने व्यापारिक मार्गों का विकास किया, व्यापारिक लेन देन की निगरानी की तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा की। जो व्यापारियों का संगठन होता था, यानी कि जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता था, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको निगम कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए निर्मित किया गया था। ठीक है,
ये क्या करते थे, व्यापारिक मार्गों के विकास पर जोर देते थे। नेक्स्ट है सार्थ। सार्थ व्यापारियों के एक समूह को संदर्भित करता था जो एक साथ यात्रा करते थे। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा प्रदान की तथा व्यापारिक लेन देन में एक दूसरे की सहायता की। तो क्या होता था, जैसे कि आपको पता ही है, व्यापारियों का उस टाइम पर काफ़ी मुख्य भूमिका मानी जाती थी व्यापारियों की। व्यापारी क्या करते थे, कुछ व्यापारी होते थे जो कि एक ही जगह पर कार्य करते थे, कुछ व्यापारी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना व्यापार करते थे, मतलब कि जिनका कार्य निरंतर यात्रा करने का होता था। तो ऐसे व्यापारी जिनको लगातार यात्रा करनी होती थी, उनको हमेशा डर रहता था लुटेरों से, क्योंकि उनको ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता था जो काफ़ी सुनसान होते थे। तो ऐसे ही काफ़ी ऐसे व्यापारी होते थे जिनको लूटपाट का खतरा हमेशा रहता था। तो इसीलिए व्यापारी जो थे उन्होंने क्या किया, ऐसे व्यापारी जिनका यात्रा करने का काम होता था वो क्या करते थे, अपना एक संगठन बना लेते थे जिसको सार्थ कहा जाता था। एंड सार्थ में जितने भी व्यापारी होते थे वो एक साथ मिलकर यात्रा करते थे। ठीक है, जब वो सामूहिक रूप से यात्रा करते थे तो उन सब की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी, क्योंकि जब वो समूह में होते थे तो उनको किसी से डर नहीं लगता था। इस तरीके से व्यापारिक जो वर्ग था वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना संगठन बना रहा था। एंड सार्थ जो संगठन था ये भी व्यापारियों का ही था, जो कि मुख्यतः क्या करते थे, एक साथ यात्रा करते थे सामूहिक सुरक्षा के लिए। ये जो संगठन है इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार को बढ़ावा देने, कौशल को संरक्षित करने तथा सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का ये काम करते थे। हालांकि समय के साथ इन संगठनों का महत्व धीरे धीरे कम होता गया एंड बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो कि अस्तित्व से विलुप्त हो गए। आइए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिल्पकार एक लघु व्यापारी के रूप में। तो शिल्पकार जो थे, जो कि शिल्प कौशल के ज़रिए अपनी आजीविका चला रहे थे, ऐसे लोग भी एक तरीके से लघु व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। क्योंकि मान लीजिए कोई लोहार है, ठीक है, जो कि लोहे का काम करता है, वो है तो शिल्पकारी, लेकिन वो क्या करता है, लोहे का, मान लो वो लोहे के बर्तन बनाता है, तो वो क्या करेगा, उन बर्तनों को बेचेगा। ठीक है, उनका पहले वो निर्माण करेगा एंड देन उनको बेचेगा। तो वो जो शिल्पकार है, पहले उसने उनका निर्माण किया देन उनको बेचा, तो वो एक क्या हो गया, एक तरीके से लघु व्यापारी भी हो गया। तो शिल्पकार जो थे वो भी एक लघु व्यापारी के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि वो जो भी निर्मित करते थे अपने शिल्प कौशल के ज़रिए, वो जो भी बनाते थे, जिस भी चीज़ का निर्माण करते थे, वो उसको बेचते भी थे। जैसे जो बढ़ई होते थे वो लकड़ी के जो सामान बनाते थे उनका वो बाज़ार में बेचने का कार्य भी करते थे। ठीक है, तो इसीलिए शिल्पकार एक तरीके से लघु व्यापारी के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो शिल्पकार जो थे एक लघु व्यापारी के रूप में उन्होंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाए तथा कुछ नियम भी उन्होंने अपने लिए बनाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। भारतीय इतिहास में शिल्पकार न केवल कारीगर थे बल्कि अपने उत्पादों का उत्पादन तथा बिक्री भी वो करते थे, जिसने उन्हें लघु व्यापारियों के रूप में परिभाषित किया। तो जो शिल्पकार थे उन्होंने अपने अलग अलग संगठन बनाए। जैसे पहला है श्रेणी शिल्पकार अक्सर श्रेणियों में संगठित होते थे। ऐसे शिल्पकार जो एक ही शिल्प से जुड़े हुए थे वो अपनी एक श्रेणी बना लेते थे। उस श्रेणी में उसी शिल्प से जुड़े हुए सारे कारीगर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गुट। छोटे स्तर पर शिल्पकार गुटों में संगठित हो जाते थे। अब जो गुट होते थे उसमें शिल्पकारों की संख्या कम होती थी इन कंपैरिजन टू श्रेणी में शिल्पकारों की संख्या ज़्यादा होती थी, गुट में कम होती थी। शिल्पकार जो गुटों में संगठित होते थे वो मुख्यतः एक ही परिवार या क्षेत्र से संबंधित कारीगरों का समूह होता था। ठीक है, जो श्रेणी थी वो बड़े लेवल पर होती थी जिसमें अलग अलग क्षेत्र के जितने भी शिल्पकार थे जो एक ही शिल्प कौशल से संबंधित हो वो सारे उसमें इंक्लूड होते थे, चाहे वो शिल्पकार किसी भी क्षेत्र से आए हो। लेकिन जो गुट होता था उसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही शिल्पकार होते थे। ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया होता था जहाँ पर वो शिल्पकार रहते थे, चाहे वो एक परिवार के हो या एक क्षेत्र के हो। तो गुट में एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो शिल्पकार होते थे जो एक ही शिल्प कौशल से संबंधित हो वो शामिल होते थे। ठीक है, आइए अब जानते हैं नियम तथा विनियम। गुणवत्ता नियंत्रण,
ये जो शिल्पकार होते थे, जो अपनी श्रेणी तथा गुट बना लेते थे, इनके कुछ नियम तथा विनियम होते थे जो कि उत्पादन की गुणवत्ता, कच्चे माल के उपयोग तथा व्यापारिक प्रथाओं को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट है शिक्षुता प्रणाली। शिल्प कौशल पीढ़ी को पीढ़ी दर पारित करने के लिए भी ये जो संगठन होते थे ये मदद करते थे। ठीक है, मतलब कि ये जो शिल्पकारों के संगठन होते थे ये शिक्षुता प्रणाली को भी बढ़ावा देते थे ताकि जो शिल्प कौशल है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जा सके, ताकि एक ही शिल्प कौशल से संबंधित जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी उस शिल्प कौशल से परिचित हो सके। तो इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से शिल्प कौशल को सिखाने का काम भी करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस शिल्प कौशल को सीख सके। नेक्स्ट है बाजार तक पहुंच। ये जो श्रेणियाँ होती थी अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करती थी, चाहे वह स्थानीय बाजार हो या दूरस्थ बाजार। आइए अब देखते हैं लघु व्यापारी के रूप में शिल्पकारों की क्या भूमिका थी। तो शिल्पकार जो थे ये अपने उत्पादों का उत्पादन करते थे तथा उनको स्थानीय बाजारों में यानी कि लोकल मार्केट में सेल करते थे। नेक्स्ट है मध्यस्थों के रूप में यानी कि एज इंटरमीडियरी। कभी कभी शिल्पकार जो थे वो मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे, अर्थात वो कच्चे माल की खरीद तथा तैयार उत्पादों की बिक्री में मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था शिल्पकारों। आइए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा स्थानिक वितरण यानी कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन यानी कि व्यावसायिक विशेषज्ञता का मतलब होता है कि किसी एक व्यवसाय में ही पूर्ण विशेषज्ञता हासिल कर लेना। ठीक है, कोई एक विशेष कार्य करना या कोई एक विशेष कौशल में अच्छे से महारत हासिल कर लेना, तो इसको कहा जाता है व्यावसायिक विशेषज्ञता। उदाहरण के लिए जो किसान थे वो मुख्यतः एक ही कार्य करते थे, खेती करने का। ठीक है, जबकि जो शिल्पकार थे वो क्या करते थे, शिल्प निर्माण का कार्य करते थे एंड पीढ़ी दर पीढ़ी वो यही कार्य हमेशा करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको इस कार्य में विशेषज्ञता हासिल हो जाती थी। ठीक है, जैसे जो बढ़ई होते थे वो लकड़ी का कार्य करते थे एंड लकड़ी का सामान बनाने में ही उनको विशेषज्ञता मिल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, अलग अलग जो शिल्पकार थे वो एक ही शिल्प कौशल में अपने आप को संलग्नित करते थे, जिसकी वजह से एक ही शिल्प कौशल में उनको विशेषज्ञता मिल जाती थी। ठीक है, तो व्यावसायिक विशेषज्ञता उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, मतलब कि लोग विशेष कार्य तथा विशेष कौशल में ही विशेषज्ञता हासिल करते थे बजाय अलग अलग कार्य करने के। इसको ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कहा जाता था, जिसका मतलब है कि पीपल यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप को एक ही कार्य में, एक ही स्पेसिफिक टास्क में स्पेशलाइज कर लें ताकि वो उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण का मतलब है अलग अलग व्यवसाय या कौशल समूहों का भौगोलिक क्षेत्र में वितरण कैसे होता है। मतलब कि कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट व्यवसायों की अधिकता हो सकती है जबकि अन्य क्षेत्रों में अन्य व्यवसायों की अधिकता हो सकती है। जैसे कि आप आज भी देखते होंगे कुछ ऐसी मार्केट होती है, कुछ ऐसे बाजार होते हैं जहाँ पर एक ही तरीके के सामान देखने को मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर की मार्केट, या फिर कुछ ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बिजली का सामान ही आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर सारा बिजली का सामान ही बनाया जाता है तथा बेचा जाता है। तो उस टाइम पर भी ये होता था, एक व्यवसाय का स्थानिक वितरण देखा जाता था। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक ही शिल्प कौशल से संबंधित सारे शिल्पकार रहते हो या कार्य करते हो या अपने उत्पाद बेचते हो। ठीक है, जैसे एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सारे लुहार रहते हो जो कि लोहे का कार्य करते हो, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सारे कुम्हार रहते हो जो कि मिट्टी का कार्य करते हो। ठीक है, तो ऐसे स्थानिक वितरण उस टाइम पर देखा जाता था अलग अलग व्यवसायों का। कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर एक व्यवसाय की अधिकता होती थी तथा कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर अन्य व्यवसायों की अधिकता होती थी, मतलब कि अन्य व्यवसाय करने वाले लोग जहाँ पर अधिक रहते थे। तो ऐसे जनसंख्या का स्थानिक वितरण देखा जाता था व्यवसाय के आधार पर, जिसको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता था। ठीक है,
उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रों में किसानों की संख्या अधिक होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की संख्या कम होती है। ठीक है, आप आज भी देखेंगे अगर हम बात करें कृषि की, खेती की, तो खेती ज़्यादातर कहाँ पर होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। एंड इसीलिए शहरी क्षेत्रों में आपको किसानों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बल्कि ना के बराबर आपको शहरों में किसानों की संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि जो खेती है, जो कृषि है, वो कहाँ पर होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्थानिक वितरण कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट शिल्पों की परंपराएं विकसित हो जाती है, जैसे कि बनारस में रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जयपुर में जड़ाऊ ज्वेलरी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो शिल्प हैं उनका भी स्थानिक वितरण देखने को मिलता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक शिल्प से संबंधित ज़्यादा व्यावसायिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, तथा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी अन्य शिल्प से संबंधित व्यापारिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं व्यापार। व्यापारिक केंद्रों में व्यापारियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यापार की, तो जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, जो ट्रेड सेंटर होते हैं, वहाँ पर हमको व्यापारियों की संख्या देखने को मिलती है। वहाँ पर हमको ना तो शिल्पकार देखने को मिलेंगे, ना कृषक। ठीक है, तो इस तरीके से व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा स्थानिक वितरण सामाजिक व आर्थिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे श्रम विभाजन, आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को, सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक सार्वजनिक पहचान। चेटियार, बनिया, जैन, मारवाड़ी, शिखपुरी, बंजारा, बोहरा तथा पारसी। तो ये कुछ मर्सेंटाइल पब्लिक आइडेंटिटीज़ होती है जो कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यापारिक समुदाय थे जिन्होंने विशेष व्यापारिक पहचान विकसित की। इन समुदायों ने व्यापारिक गतिविधियों में विशेषज्ञता हासिल की तथा अपनी विशिष्ट व्यापारिक प्रथाओं, नेटवर्क तथा सामाजिक संरचनाओं का भी विकास किया। इन्होंने अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया। इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस काफ़ी यूनिक होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो फर्स्ट है चेटियार। दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय में से एक था चेटियार। ये क्या करते थे? ये बैंकिंग तथा वित्त में विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की तथा ये साहूकार के रूप में जाने जाते थे, जो कि पूंजी उधार देने, व्यापारिक लेन देन में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो चेटियार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। ये क्या थे? ये साहूकारों का समूह था। ठीक है, ये दक्षिण भारत में प्रमुख थे एंड ये क्या करते थे? बैंकिंग तथा वित्त का कार्य करते थे। बैंकिंग एंड फाइनेंस का काम इनका होता था। मतलब कि क्या करते थे? दूसरे व्यापारियों को या ज़रूरतमंद लोगों को पूंजी उधार देने का कार्य करते थे। ये भी व्यापारिक संगठन ही था, मतलब कि ये पैसा कहाँ से कमाते थे? व्यापार से कमाते थे, लेकिन इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी स्पेशलाइजेशन अचीव किया, हासिल किया, जिसकी वजह से ये साहूकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने पूंजी उधार देने का कार्य करना शुरू किया। ठीक है, ये क्या करते थे? कैपिटल को लैंड करते थे, यानी कि पैसों को उधार देते थे एंड ट्रेड ट्रांजैक्शन में हेल्प करते थे। नेक्स्ट है बनिया। ये उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय में से एक थे। ये क्या करते थे? मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य तथा बैंकिंग में सक्रिय रहते थे। ठीक है, ये व्यापारिक नेटवर्क का विकास करने तथा व्यापारिक लेन देन को सुचारू बनाने में मुख्य भूमिका निभाते थे। ये क्यों फेमस थे? ये फेमस थे अपने व्यापार तथा वाणिज्य के लिए एंड अपने व्यापारिक नेटवर्क को विकसित करने के लिए। ठीक है, इनका व्यापारिक नेटवर्क यानी कि इनका जो समूह था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड इनका वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान देखा गया। ठीक है, इन्होंने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को अच्छे से चलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। अर्थव्यवस्था के विकास में इन्होंने मदद की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैन। जैन धर्म के अनुयायी जैन व्यापारियों ने व्यापार तथा वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो जैन थे ये भी व्यापारी होते थे, लेकिन ये मुख्यतः जैन धर्म के अनुयायी होते थे, इसलिए इनको जैन कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने भी वाणिज्य के क्षेत्र में मुख्य योगदान दिया। उनके व्यापारिक नैतिकता तथा व्यावसायिक कौशल के लिए उनको मुख्यतः जाना जाता था। ठीक है, इनको क्यों जाना जाता था? अपने बिजनेस एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए। नेक्स्ट है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो थे ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न होते थे।
ठीक है, मतलब कि इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर देखा गया, राजस्थान में देखा गया, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में। एंड मारवाड़ के ऊपर ही इनका नाम मारवाड़ी पड़ा है। मारवाड़ी व्यापारी जो थे ये अपने व्यापारिक कौशल तथा दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने व्यापारिक नेटवर्क का विकास किया, भारत के अलग अलग हिस्सों में व्यापार का उन्होंने विस्तार किया, ट्रेड को डेवलप किया। नेक्स्ट थे शिकपुरी। शिकपुरी जो थे ये सिंध के शिकारपुर से उत्पन्न होते थे। इनका मुख्य कार्य था बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार में, इसलिए ये बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए तथा ये व्यापारी जो थे ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखे गए बैंकिंग एंड वित्त में, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में। इन्होंने बड़े पैमाने पर व्यापारिक लेन देन में भाग लिया तथा भारत के अलग अलग हिस्सों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है बंजारा। बंजारा जो थे ये खानाबदोश समुदाय थे जो कि व्यापार तथा परिवहन में लगे हुए थे। ये क्या करते थे, मुख्यतः परिवहन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। ये माल ढुलाई के लिए जानवरों का उपयोग करते थे तथा जानवरों की पीठ पर माल को ढोते थे तथा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी ये करते थे। ठीक है, व्यापारियों का जो सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह पर सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ पहुंचाने का कार्य भी ये करते थे। तो बंजारा समुदाय के जो लोग थे वो भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि ये नोमैडिक कम्युनिटी थी, इसलिए ये एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते रहते थे। एंड सबसे फेमस जो इनकी चीज़ थी वो थी कि ये एनिमल्स को अपने साथ रखते थे, यानी कि जानवरों को ये अपने साथ रखते थे एंड उन्हीं का उपयोग करते थे अपने कार्य को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बोहरा। इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित थे ये। बोहरा समुदाय व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में सक्रिय रहा। वे व्यापारिक नेटवर्क का विकास करने तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पारसी। पारसी समुदाय जो था ये क्या करते थे, व्यापार, उद्योग तथा उद्यमिता में अग्रणी रहते थे। ये मुख्यतः इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोली, काफ़ी ज़्यादा उद्योग स्थापित किए तथा इनकी जो उद्यमिता थी, यानी कि इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप थी वो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रचलित बनाती थी। इनका जो माइंड था वो पूरी तरीके से बिजनेस माइंड था, जिसकी वजह से ये अपने व्यवसाय को बहुत आगे लेकर गए एंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ये जो व्यापारी समुदाय थे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य भूमिका निभाते रहे। इन्होंने व्यापारिक नेटवर्क का विकास किया, व्यापारिक प्रथाओं को परिष्कृत किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को ये नई ऊंचाइयों पर ले जाने लगे। ठीक है, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने में अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से हमारी सेकंड यूनिट भी यहीं पर समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।